संवैधानिक विकास और संवैधानिक विकास के अंतर्गत में 1773 से लेके 1947 तक क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पास किए गए, और इसके अलावा देश के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की क्या स्थिति थी, उन सब की बात करनी है। तो एक बार सभी को राम राम, और जल्दी से बेटा क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर करें। हमारे संवैधानिक विकास की यात्रा में एक बार आवाज वगैरह के बारे में भी बता देना बेटा, सही आ रही है क्या? की यात्रा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का महत्वपूर्ण योगदान था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 में हुई थी। उसकी स्थापना के समय भारत के सम्राट जो थे, मुगल सम्राट थे, अकबर थे। लेकिन कंपनी द्वारा पहला दूत जो भेजा गया वो आपका भेजा गया था 1608 में कैप्टन हॉकिंस को, जब भारत में जागीर का शासन था। 1615 में एक और दूत आएगा जिसका थॉमस रो था, और दोनों दूतों के आने के बाद कंपनी ने भारत में अपना व्यापारिक जो चित्र है वो स्थापित किया। पहली पेठी जो थी, उसकी व्यापारिक कोठी जो उसने स्थापित की वो सूरत में स्थापित की, उसके बाद उसने मछलीपट्टनम में स्थापित की। लेकिन कंपनी का जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, हाँ जी सर सही है, कंपनी की आकांक्षाएं बढ़ती चली गई, और कंपनी की दूसरे देशों की कंपनियों के साथ लड़ाई शुरू हो गई, और साथ में भारत के राजाओं से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए, छूट प्राप्त करने के लिए यहाँ भी उनके हित टकराने लगे। और ऐसे हित सबसे पहले बंगाल में टकराए थे। 1757 में आपने पढ़ाई था कि 1757 में हमारे यहाँ पे एक युद्ध हुआ था जो प्लासी का युद्ध कहलाता है। 1764 में दूसरा युद्ध हुआ जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं, और दोनों युद्धों में जीतने के बाद कंपनी का बंगाल पे अधिकार हो गया, दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा कुछ कानून पास किए गए थे। वो कानून आपको याद करने थे। कल भी मैंने आपको बताया कि पहला कानून 1773 में आता है, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहते हैं। उसके बाद 1784 में एक एक्ट आता है जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, और फिर आएंगे चार्टर एक्ट जिनको राज आदेश कहते हैं। 20 साल बाद आएगा, और 20 साल आने वाला पहला कब आया है आपके 1793 में है। उसके बाद 1813 में है, 1833 में भी आया है, और 1853 में भी आया है। यहाँ तक तो भारत में कंपनी का शासन चलता है, और कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा ये सब कानून पास किए गए। इनमें दो का नाम भी याद करना है। 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, और 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। बाकी सारे के सारे चार्टर एक्ट कहलाते हैं। हमारे भारत में क्रांति हुई। क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद का पहला अधिनियम जो आया वो भारत संसद अधिनियम 1858 आता है। भारत पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हो चुका है। और उसके बाद जो अगला अधिनियम आता है 1861 है। उसके बाद 1892 में आता है। उसके बाद 1909, इसका नाम भी याद करना था, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और उसके बाद जब मैं आगे गया तो 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है। सबसे बड़ा अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए पास किया गया था 1935 था। भारतीय संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया है तो 1935 के अधिनियम ने किया है। उसके बाद कुछ अन्य बातें आएंगी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आएगा, क्रिप्स मिशन 1942 में आएगा, वेवेल योजना 1945 की है, कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आएगा, और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम या स्वाधीनता अधिनियम 1947 में आएगा। ये सारी बातें आपको करनी थी। अब पहला प्रश्न आज का आपके सामने ये रहा, कहा गया कि वेवेल योजना के अनुसार जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय जो थे उन सदस्यों की संख्या समान रखी गई। देखो, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन होगा, याद रखें। और सम्मेलन कहाँ होता है? शिमला में। शिमला सम्मेलन भारतीय राजनीतिक दलों से बातचीत करने के लिए बुलाया गया था। वेवेल योजना पे बातचीत करनी थी। कई बार प्रश्न आपके सामने आता है कि वेवेल योजना पर विचार करने के लिए जो शिमला सम्मेलन हुआ था, इस शिमला सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस ने अपनी ओर से आधिकारिक रूप से किसको भेजा था? तो उस समय कांग्रेस के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वो कांग्रेस की ओर से भाग लेने गए। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की ओर से भाग लेने गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में जितने हिंदू सदस्य होंगे उतने ही मुस्लिम सदस्य होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को स्वीकार कर लिया।
जिन्ना साहब को लगा कि इन्होंने तो मांग स्वीकार कर ली, तो उन्होंने अगली मांग रख दी कि आधे जो मुस्लिम सदस्य हैं वो केवल और केवल मुस्लिम लीग पार्टी के होने चाहिए, अर्थात सारे के सारे मुस्लिम सदस्य केवल हमारी पार्टी से चुने जाने चाहिए। इस मांग को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और इसके साथ ही आपका शिमला सम्मेलन भी असफल हो गया। और शिमला सम्मेलन के बारे में दो बातें लिखी हुई हैं। पहली बात तो सही है कि सदस्य संख्या बराबर होगी। दूसरी, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। ऐसा बंटवारे का वाला कोई विचार उनके मन में नहीं था, ये गलत है इसका। यहाँ ए सही है, यानी कि कथन सही है और कारण गलत है, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए था बेटा 3। दिया किसी ने तो बताओ, देखिए और ध्यान से आंसर दें। प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, डेट पूछिए आपसे। यहाँ पे एक मिशन आता है जिसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन जो है आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के 3 व्यक्तियों को भारत भेजा था। और भारत किस किस को भेजा था, तो कैबिनेट मिशन जो है कितने सदस्य थे, तो टोटल सदस्यों की संख्या थी बेटा इसमें 3। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए तो भारत सचिव थे। भारत सचिव का नाम था पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। ये कौन थे, भारत सचिव थे। 2 अन्य सदस्यों में कौन था, तो एक तो जो 42 में आया था उसको वापस भेज दिया स्टेफर्ड क्रिप्स को, और एक थे आपके पास A.B. अलेक्जेंडर। पूछा जाएगा आपसे कि भारत में क्रिप्स मिशन कब आया, 1946 में आया। क्रिप्स मिशन में कितने टोटल सदस्य थे, तो 3 थे। अध्यक्ष कौन था, तो पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव था, एक स्टेफर्ड क्रिप्स आया और A.B. अलेक्जेंडर आया। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन अगर आपसे पूछे जाए किस योजना के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा के मांग को सबसे पहले किस मिशन में स्वीकार किया गया था, तो क्रिप्स मिशन आया था, आपको पता हो तो 1942 में। इसमें पहली बार इस मांग को स्वीकार कर लिया था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपसे ध्यान से सुन लें। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को संविधान के निर्माण के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया है, तो स्वीकार किया गया क्रिप्स मिशन 1942 में। लेकिन संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत होगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत होगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब हमने गठन किया तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को लिया, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को लिया तो टोटल सदस्य हमारे पास संविधान सभा में कितने हो गए थे बेटा, 389 हो गए थे। अब ये जो 389 सदस्य थे, इनके चुनाव के बाद जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस पहली बैठक को ही संविधान सभा के निर्माण या स्थापना की डेट माना जाता है। और पहली बैठक आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहाँ पहली बैठक नहीं पूछा उसने, स्थापना पूछ लिया आपसे। तो स्थापना कौन है, पहली बैठक वाली डेट ही है आपके, यानी कि 9 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 की बैठक के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से आपको कमेंट्स करना है कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन जो हुए वो तो हुए बेटा 12, लेकिन ध्यान रखना संविधान आपका बनकर तैयार कितने अधिवेशन में हो गया था, 11 में हो गया था। बिल्कुल संदीप, सही आंसर है। ये पहली बैठक के अध्यक्ष थे, हम कह सकते हैं कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ हम बात करें कि संविधान सभा की टोटल बैठकें हुई थी 12, और 12वीं बैठक कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को होती है। यानी कि अंतिम बैठक जो संविधान सभा की है 24 जनवरी 1950। और हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। यानी कि संविधान के बनने तक टोटल बैठक कितनी होती है, 11, और 12वीं और अंतिम बैठक संविधान के बनने के बाद होती है, 24 जनवरी 1950 को होती है। और 24 जनवरी 1950 की बैठक का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया, और राष्ट्रपति किसे बनाया गया, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, मनोनीत कर दिया। इसी बैठक में ही आपका जो राष्ट्रगान है
उस राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया और इस अंतिम बैठक में ही आपके राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया है। तो ये 3 निर्णय, बड़े निर्णय जो हैं, कब हुए? 12वीं बैठक में। और 12वीं बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 संविधान के बनने के बाद। अब यहाँ 11 ऑप्शन में है ही नहीं है, तो संविधान के बनने में टोटल अधिवेशन कितने लेने हैं बेटा? आपको 12 लेने हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक आपके? आओ जी अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार जो है 15 वर्ष तक इसको हटा दो। ऐसा क्यों करना था? कि लोग इतने जागरूक थे ही नहीं, पढ़े लिखे थे ही नहीं। शिक्षा का प्रसार जो है 1950 में लगभग हमारे भारत की टोटल आबादी का लगभग 8% लोग ही पढ़े लिखे थे उस समय, शिक्षित थे, साक्षरता थी। तो साक्षरता कम होने के कारण एक विद्वान ने विचार दिया कि आने वाले 15 साल तक हमें ये जो वयस्क मताधिकार है इसको स्थगित कर देना चाहिए, बाद में आप लागू कर देना। ऐसा विचार देने वाला विद्वान कौन था वो आपको बताना है। 21 वर्ष का होने पर वयस्क माना जाता था, लेकिन बाद में हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि 21 वर्ष ज़्यादा है, बच्चा तो पहले ही समझदार हो जाता है। तो फिर हमने इस मतदान की आयु को घटाकर कितने वर्ष कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। अब आप 18 साल के होने पर वयस्क माने जाते हो और वोट दे सकते हो। प्रश्न आएगा आपके सामने कि किसके समय किया, पीएम कौन थे? तो आपके राजीव गांधी जी थे। और किस संशोधन में किया है? तो संविधान में एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष की गई और 15 वर्ष तक वयस्क मताधिकार को हटा देना चाहिए। ये कहने वाले विद्वान का नाम क्या था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद था। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उस समय के बड़े विद्वान थे। ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके शिक्षा मंत्री रहेंगे, ध्यान रखना बेटा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछे तो कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं। आज़ादी से पहले अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस का सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का रहा है? तो सबसे लंबे कार्यकाल भी जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का रहा है। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछे आपसे कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो वो भी कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। और इन्होंने ही कहा था कि अभी लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है, इसलिए 15 साल तक के लिए इस वयस्क मताधिकार को भूल जाना चाहिए। लेकिन हालांकि स्वीकार नहीं किया गया है, बात तो हुई थी, स्वीकार नहीं हुआ है। आगे आओ जी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं किसके पास हैं? यानी कि बात कर रहे हैं आपसे सत्ता के बंटवारे की। बेटा यहाँ आपको याद रखना है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत की शासन प्रणाली किस प्रकार की है? तो संघात्मक शासन प्रणाली है। और संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है कि सत्ता एक से ज्यादा सरकारों में बटी होगी। सत्ता एक से ज्यादा सरकारों में बटी होगी तो संघात्मक शासन प्रणाली है। यदि संपूर्ण सत्ता अगर एक के पास होती तो हम एकात्मक होते। संघात्मक शासन प्रणाली को हमने ग्रहण कहाँ से किया था? ये क्वेश्चन भी कई बार आपके सामने आता है। तो ये प्रणाली हमने कनाडा से ग्रहण की थी। और संघात्मक शासन प्रणाली के तहत हमने क्या किया कि एक तो आपकी संघ सरकार होगी, इसके अलावा प्रत्येक राज्य की क्या होगी बेटा? एक राज्य सरकार होगी। दोनों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया। और सत्ता का बंटवारा दोनों सरकारों के बीच भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में किया गया है। और 7वीं अनुसूची में ये सत्ता के बंटवारे का प्रावधान हमने कहां से ग्रहण किया है? तो बंटवारे का प्रावधान, जो सत्ता के बंटवारे का 7वीं अनुसूची का प्रावधान है ना, ये कहां से लिया है? तो बेटा 1935 के अधिनियम से लिया है। और 1935 के अधिनियम की अगर मैं यहाँ आपसे बात कर लूँ तो 1935 के अधिनियम के अनुसार सत्ता को 3 पार्टों में बांटा गया था। एक आपकी संघ सूची थी, इसके अलावा एक आपकी राज्य सूची थी, और एक आपकी समवर्ती सूची थी। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया है? आप ही एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बता दें। सूची, हाँ 1935 पढ़ा रहा हूँ अभी मैं आपको। 1935 के अधिनियम में संघ और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे के लिए संविधान में 1935 के अधिनियम में कितनी सूचियां बनाई गई थी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 35 के अधिनियम की अगर मैं बात करूं, 1935 के अधिनियम में, तो इस सूची में अगर मैं बात करूं तो इसमें रखे गए तो टोटल 59 विषय। कितने रखे गए? 59 विषय।
और राज्य सूची में रखे गए थे 54 विषय और इस समवर्ती सूची में रखे गए थे 36 विषय। लेकिन जब देश का संविधान बनकर तैयार हो गया तो देश का संविधान यानी कि मूल संविधान की अगर मैं आपसे बात कर लूं, मूल संविधान की अगर आप बात करें तो इसमें थे आपके 97, इसमें थे आपके 66 और इसमें थे आपके 47 विषय ये संविधान में रखे गए। समवर्ती सूची बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया सबका सही है, ब्रिटेन गलत है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और वर्तमान संविधान की अगर मैं आपसे बात कर लूं, वर्तमान संविधान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में संघ सूची में 100 माने गए हैं, राज्य सूची में लगभग 61 हैं और समवर्ती सूची में 62 विषय हैं। तो तीनों आपको याद करने हैं कि 1935 में क्या बंटवारा था तीनों के बीच, देश का संविधान लागू हुआ तब क्या बंटवारा था और वर्तमान स्थिति क्या है। अब यहाँ संघ सूची के जो विषय हैं उन पे संघ सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची के जो विषय हैं इन पे दोनों ही सरकार कानून बना सकती है, अर्थात संघ सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों सरकारों के कानून में विरोधाभास है तो बेटा हमारा संविधान जो है ना संघ को ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, अर्थात दोनों में अगर विरोधाभास है तो संघ का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून वहां तक रद्द हो जाएगा जहां तक वो संघ के कानून का विरोध करता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि समवर्ती सूची में ज्यादा किसकी चलेगी, संघ सरकार की चलेगी। अब बात करते हैं राज्य सूची पे भी क्या संघ सरकार या संसद कानून बना सकती है क्या, कमेंट्स करके बताओ जल्दी। सी विषय पर आपकी संघ सरकार या संसद कानून बना सकती है या नहीं बना सकती है, बना सकती है तो कब बना सकती है। तीनों ही सूचियों में नहीं है, ध्यान से सुनना। कोई विषय अगर इन तीनों ही सूचियों में नहीं है, जैसे कि जब संविधान लागू हुआ था तो था क्या आपके पास ऑनलाइन पेमेंट वाला प्रावधान था क्या? हमारी संविधान सभा के सदस्यों को क्या पता था कि एक ऐसा समय भी आएगा जब पैसे की आवश्यकता ही नहीं होगी, लोग जो है ऑनलाइन खरीदारी कर लेंगे, फेसबुक आ जाएगा, ट्विटर आ जाएगा, साइबर ठगी आ जाएगी, ऐसा उनको पता ही नहीं था। तो ऐसे विषय जो समय के साथ पैदा होते हैं उन विषयों को कहा गया है बेटा अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय जो हैं, क्योंकि हमने शक्तिशाली किसको बनाया है, संघ सरकार को, तो अवशिष्ट विषयों को वर्तमान में हमने किसको सौंपा है, ध्यान रखना। वर्तमान में कोई भी अवशिष्ट विषय है उस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, संघ सरकार के पास है। कौन बना सकती है, संघ सरकार बना सकती है। कुछ लोगों ने कहा है हाँ बना सकती है इमरजेंसी के दौरान, नहीं इमरजेंसी के अलावा भी बना सकती है बेटा। आपको पता होगा आपकी एक संसद का एक सदन है जिसको बोलते हैं राज्यसभा। आर्टिकल नंबर कभी पढ़ा हो आपने तो अनुच्छेद नंबर है आपका 249। राज्यसभा को विशेष पावर देता है। क्या पावर देता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को, अवशिष्ट शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है बेटा, संसद के पास है। राष्ट्रपति कानून नहीं बनाएगा, संसद कानून बनाएगी। निकिता योगी राष्ट्रपति के पास नहीं कह सकते आप उन्हें। अनुच्छेद 249 आपसे कहता है कि यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस पर 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ये राज्यसभा की विशेष पावर है और एक अनुच्छेद 249 है। 249 के तहत तो आपकी राज्यसभा राज्य सूची के विषय पे कानून बनवा सकती है और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करवा सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं आज के 3 ही है, IAS, IPS, IFS। अगर कोई चौथी आपको अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो 312 के तहत बनाएगी कौन, राज्यसभा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको याद रखनी है। तीनों सूचियों का बंटवारा आपको याद रखना है। हम पढ़ रहे थे 35। वर्तमान में अवशिष्ट विषय किसके पास है, संघ सरकार के पास है, संसद कानून बना सकती है। लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि 1935 के अधिनियम में ये अवशिष्ट विषय किसके पास रखे गए थे, तो ये रखे गए थे बेटा आपके किसके पास, गवर्नर जनरल के पास।
अवशिष्ट विषय पे कानून बनाने की पावर किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। वर्तमान में किसके पास है? तो संसद के पास है। क्लियर है? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कुछ समितियां इंपॉर्टेंट हैं, आपसे हर बार पूछी जाती हैं, तो कुछ समितियां मैं आपको याद करवा रहा हूं, आप मेरे साथ याद करें कि संविधान सभा ने अपने कार्य को करने के लिए कुछ समितियां बनाई थी। उसमें एक समिति का नाम था बेटा प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति, पालन समिति, ये आपकी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, ये तीनों जो समितियां थी इनके अध्यक्ष आपके सबसे बड़े महामहिम आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज पर समिति के कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संघ शक्ति समिति, ध्यान, संघ शक्ति और संघ संविधान, इन दोनों समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। इसके बाद यदि मैं आगे पढ़ूं आपसे, तो एक आपके है प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान, एक है आपकी मूल अधिकार व अल्पसंख्यक, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, इन दोनों समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। देखो ध्यान से सुनते चलें। प्रक्रिया नियम, संचालन और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हैं। संघ शक्ति संघ संविधान, संघ जहां आ जाए सीधे सीधे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाना है। आगे चले। प्रांतीय संविधान और मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं आपके। एक समिति आएगी जिसका नाम है आपके कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हैं कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के अब मुंशी साहब इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद एक समिति आती है आपकी सदन या हाउस समिति, इसके अध्यक्ष थे भी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। और ये तो आप सभी जानते होंगे प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके B.R. अम्बेडकर साहब थे। ध्यान से सुनते चलें सारे के सारे। प्रक्रिया नियम, संचालन और राष्ट्रध्वज तो अध्यक्ष साहब हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति संघ संविधान के नेहरू जी हैं। प्रांतीय संविधान मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के पटेल साहब हैं। कार्य संचालन समिति में के एम मुंशी साहब हैं। सदन या हाउस समिति के पट्टाभी सीतारमैया साहब हैं। और आपके प्रारूप समिति के B.R. अम्बेडकर साहब हैं। अब लेकिन ध्यान से सुनना, कुछ JB कृपलानी है। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी साहब थे। याद कर लें। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर पूछ ले कि मौलिक अधिकार उप समिति के कौन है, तो JB कृपलानी साहब हैं। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो H.C. मुखर्जी हैं। और सर्वोच्च न्यायालय समिति, सुप्रीम कोर्ट समिति के कौन थे? तो वारदाचार्य, ये आपकी सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब आप इस संविधान की संघ शक्ति, संघ जहां भी लिखा मिल जाए आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाना था, तो वो गलत मिलेगा, आपको ध्यान रखना। झंडा समिति कई बार आती है एग्जाम में। समिति के अध्यक्ष कई में आपको JB कृपलानी दिए होंगे, काट देना बेटा, उसको आंख बंद करके काट देना, पुरानी किताबों में आपको मिलेंगे। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो झंडा समिति का कभी अध्यक्ष पूछे तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही करना है। RPSC ने इसी को आंसर माना है। किसी किसी किताब में इसका अध्यक्ष JB कृपलानी साहब केवल आपको कहाँ याद रखने हैं? मूल अधिकार की जो उप समिति है उसके अध्यक्ष है, ये इतना याद रखना है। और JB कृपलानी कहाँ याद करना है? कई बार प्रश्न आएगा आपके सामने कि देश की आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तब आप इसको याद करना कौन थे? JB कृपलानी साहब थे। क्लियर? इसके अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? भाई 1935 का जो अधिवेशन था उसमें राज्यों में विधानमंडल का गठन किया गया और राज्यों की संख्या कितनी रखी गई? तो 11 रखी गई।
इन 11 राज्यों में चुनाव कब होंगे? तो चुनाव जो इन 11 राज्यों के हुए वो चुनाव हुए पता आपको कब? 1947